हाय एवरीवन, जय भारत। तो सुपर 3000 के डे 32 में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज की जो टॉपिक होने वाली है अपने पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन की बात करने वाले हैं हम लोग। सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स जो फोर्स होनी चाहिए, क्या कंडीशन होती है। कोई भी ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तब होगा जब उसके ऊपर जो फोर्स हो रही हो वो एक्स के प्रोपोर्शनल हो या एक्सेलरेशन जो हो वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाए। यानी कि एक्स का फंक्शन होना चाहिए एक्सेलरेशन और वो पार्टिकल अपने पाथ को रिपीट करना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए। टू एंड फ्रो टाइप का मोशन होना चाहिए। वैसे मोशन को हम लोग एसएचएम टाइप की मोशन बोल रहे हैं। क्लियर। तो बात करते हैं सिंपल से हम लोग प्रॉब्लम की। बहुत सारे रिलेशन इसमें आप याद रख सकते हैं, नहीं भी याद है तब भी आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस से मालूम हो जाए किस टाइप से ये रिलेशन आ गए हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम की बात। किसी भी एसएचएम की इक्वेशन की बात करें हम लोग सबसे पहले तो कि कोई भी एसएचएम का इक्वेशन जो होती है वो साइनोसोडल फंक्शन हो सकती है। वो साइन का फंक्शन हो सकता है, कॉस का फंक्शन हो सकता है। अगर हम लोग जनरल इक्वेशन की बात करें किसी भी एसएचएम की जनरल इक्वेशन की, तो जनरल इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू ए साइन, y नहीं लिखता हूँ मैं x ही लिखता हूँ। अगर मोशन x एक्सिस के ऊपर ही हो रही है तो x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, जहाँ पर a जो है उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और t जो है टाइम है और फाइव जो है उसकी इनिशियल फेज है अपने पास। क्लियर। ये जो इक्वेशन आई हुई एक्चुअली में ये इक्वेशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली अपने पास इक्वेशन आएगी। इसी को लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो होगी ये इक्वल होगी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से अपने को एसएचएम की इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में मालूम हो गई है। क्लियर। यहाँ से ध्यान देंगे कि मैं यहाँ से मास से मल्टीप्लाई करके इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, सिंस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के इक्वल है, या फोर्स जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो माइनस ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगी। मास से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो फोर्स जो हो जाएगी माइनस ऑफ के इंटू एक्स हो जाएगी, जहाँ पर के को मैं एम ओमेगा स्क्वायर लिख रहा हूँ। यहीं से हम लोग ओमेगा की वैल्यू की बात कर सकते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई एम हो जाएगी। रूट ऑफ के डिवाइड बाई एम हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर अपने पास डिस्कस किया जाए सिंपल पेंडुलम की बात, तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी टाइप की हो जाती है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें किसी भी कंपाउंड पेंडुलम की, तो कंपाउंड पेंडुलम की टाइम पीरियड जो होती है वो 2 पाई रूट ऑफ आई डिवाइड बाई एम जी डी, जहां पर आई जो होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है उस सिस्टम की पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वाले पॉइंट के अबाउट, और डी जो होती है सेंटर ऑफ मास और उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच की डिस्टेंस। इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग एक और रिलेशन लिख सकते हैं कि किसी भी स्टैंड पर अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट x है तो उस स्टैंड पर वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ये अपने पास रिलेशन मालूम है। क्लियर है। ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग डिराइव कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के एसएचएम में, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन हो रहा हो या फिर अपने पास मैकेनिकल एसएचएम हो रहा हो, तो उन सब में ये वैलिड हो जाएगी। अपने पास वेलोसिटी की जो वैल्यू या स्पीड जो होगी वो ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। डिफरेंट रिलेशन बनाए जा सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन, सिंस अपने को मालूम है कि एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो x जो है अपने पास कितनी है वो a साइन ऑफ ओमेगा टी टाइप का है। फाई को 0 मान लेता हूं मैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी, v मैक्सिमम। ये तब होगा जब ये वाली वैल्यू 1 हो। ये वाली वैल्यू 1 जब होगी तो ये कॉस ओमेगा वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी जो कि a इंटू ओमेगा होगी। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगी जो कि माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगी। यहाँ से लिख सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब आएगी, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड तब होगी जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो रही हो, तो ये ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रेशियो की बात की गई है। किसकी रेशियो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मैक्सिमम वेलोसिटी। इसका मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, ओमेगा स्क्वायर ए, और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी, ओमेगा। ये कितनी दी गई है, ये 10 सेकेंड पर सेकेंड दी गई है, 10 पर सेकेंड दी गई है।
तो ओमेगा ए कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, क्या ओमेगा की वैल्यू आ गई 10। अपने को क्या पूछी गई है, द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर एट टी इक्वल टू 0, द डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है टी इक्वल टू 0 पर, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अगर इनिशियल फेज जो है वो π/4 है, इसका मतलब इसमें मेरे को सिर्फ साइन ओमेगा टी नहीं लिखना पड़ेगा, प्लस ऑफ π/4 भी लिखना पड़ेगा या प्लस 5 लिखना पड़ेगा। तो सब में एक एक टर्म ऐड होते जाएगा, एक एक टर्म ऐड होते जाएगा, प्लस ऑफ π/4 वाला टर्म, प्लस ऑफ π/4 वाला टर्म यहाँ भी ऐड हो जाएगा। अपने को क्या पूछी गई है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 5 मीटर है, कब, t इक्वल टू 0 पर। इक्वेशन बात कर लेते हैं, सिंस x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया प्लस ऑफ π/4, अपने को मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर ए चाहिए, तो ओमेगा तो मालूम कर चुके, अपने को एम्पलीट्यूड चाहिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है तो एम्पलीट्यूड ए लिख दिया, टाइम के लिए 0 है तो साइन ऑफ टाइम 0 पुट करेंगे तो ये 0 साइन π/4 बचेगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो साइन π/4 1/√2 होती है, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5√2 मीटर आ जाएगी। तो अपने को सॉल्व क्या करना है, ए मैक्सिमम सॉल्व करना है, जो कि ओमेगा स्क्वायर ए के इक्वल होती है। तो ओमेगा कितना है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड 5√2 है तो 5√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ जाएगी 500√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या सिर्फ अपने को वैल्यू पुट करनी थी। अगर अपने को एक्चुअल इक्वेशन मालूम है कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होती है, तो सारा कुछ डिराइव किया जा सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन, अगर प्रैक्टिस पहले से ही मालूम होता, अगर पहले से हमने इस चैप्टर की प्रैक्टिस की हुई होती, तो डायरेक्टली ये इक्वेशन भी मैं नहीं लिखता, डायरेक्टली क्या करता कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं आती। सिर्फ जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तब इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट आएगी अपने पास। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, प्रॉब्लम में क्या बोला गया, एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है जिसकी एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला गया पहले वो ध्यान दिया जाए। ये इसका मीन पोजीशन, इसकी एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ कि ये -a है और ये +a वाला है, और ये इसकी मीन पोजीशन है। इट्स स्पीड इज ट्रिबल एट द इंस्टेंट दैट इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2a/3 फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये पार्टिकल मूव करते हुए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से 2a/3 डिस्टेंस पर होता है, तो कुछ स्पीड रही होगी, यहाँ पर स्पीड कुछ v1 रही होगी, क्लियर, कुछ v1 रही होगी। तो किया क्या गया है कि जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है उसकी स्पीड की वैल्यू को ट्रिबल कर दिया गया है, 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि जो v1 होनी चाहिए उसके जगह पर 3v1 कर दिया गया है। तो जब v1 स्पीड होती तो उसकी एम्पलीट्यूड a होती, लेकिन अगर 3v1 हो जाएगी तब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी, ये अपने को सॉल्व करना है। देखा जाए, सिंस इस इंस्टेंट पर की बात करेंगे जब इसकी स्पीड 3 टाइम्स की जाएगी, जो वेलोसिटी की इक्वेशन होती है, सिंस v1 इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन क्लियर है। तो v1 की वैल्यू v1 लिख दी हमने, ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम्पलीट्यूड तो फर्स्ट केस में a थी ही, और x की वैल्यू 2a/3 है, इसका मतलब 4a² 9 हो गई। सॉल्व करेंगे, v1 की वैल्यू आ गई ओमेगा, ये 9 - 4 5 हो जाएगी क्या, तो √5a/3 हो जाएगी ये v1 की वैल्यू। यानी कि एक्चुअली में v2 कितना कर दिया गया, v2 जब लिखने जाएंगे यही v2 है, यही v2 है, एक्चुअल में 3 टाइम्स कर दिया गया। तो v2 इक्वल टू ओमेगा में कोई चेंज आएगा क्या, सिस्टम में कोई चेंज नहीं किया है, बाहर से उसको एनर्जी सप्लाई कर दी है हमने, तो ओमेगा इंटू उसकी एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगी, कुछ a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो अभी भी 2a/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो v2 की वैल्यू क्या पुट कर दूं, v2 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ v1 है, 3 टाइम्स ऑफ v1 का स्क्वायर कर देता हूं, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये a स्क्वायर a' है, ध्यान देंगे ये a' है, यहाँ पर a' लिखा हुआ है, a' माइनस 4a² 9 हो गई। सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मालूम हो जाएगी अपने को a', सॉल्व कर लेता हूं मैं यहाँ से वैल्यू, ये 9v1², v1 का मतलब ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, ओमेगा स्क्वायर इंटू 5a²
डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर किया है मैंने, इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए डैश स्क्वायर माइनस ऑफ 4a स्क्वायर बाई 9। सॉल्व कर सकता हूँ क्या मैं? ओमेगा स्क्वायर को खा गया, 9 को खा गया, ये 5a स्क्वायर है, उसको इस साइड लेकर के आते हैं तो प्लस ऑफ 4a स्क्वायर बाई 9 हो गया, इक्वल टू ए डैश स्क्वायर। न्यू एम्पलीट्यूड मालूम हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 45 प्लस 4 49a स्क्वायर बाई 9, 49a स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू ए डैश स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ए डैश की वैल्यू जो अपने पास आ जाएगी वो 7a डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगी, इतनी उसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी जब वो 2a/3 डिस्टेंस पर होगा और उसकी वेलोसिटी की वैल्यू को ट्रिपल्ड कर दिया जाएगा तो उस केस में उसकी न्यू एम्पलीट्यूड जो हो जाएगी वो 7a/3 हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ से वो 7a/3 पर जाकर के स्टॉप करेगा। ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? वो 7a/3 हो जाएगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोला कि दो पार्टिकल दिए गए हैं जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में अबाउट द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन। दोनों की इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम है। ध्यान दिया जाए, दो एसएचएम की बात हो रही है। मैंने दोनों को डिफरेंट लाइन पर ड्रॉ कर दिया है। ये सेम पॉइंट है अपने पास, ओ पॉइंट। द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड फॉर बोथ द पार्टिकल्स आर सेम। दोनों की एम्पलीट्यूड भी सेम है, -a प्लस a, और दोनों की टाइम पीरियड भी, इसका भी टाइम पीरियड t और इसका भी टाइम पीरियड t ही है। एट टाइम t इक्वल टू 0 वन पार्टिकल है डिस्प्लेसमेंट है। एक पार्टिकल कहाँ पर है? फर्स्ट वाले सिचुएशन में पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, a पर है। इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा अभी तो। और दूसरा पार्टिकल क्या है? एंड अदर पार्टिकल है डिस्प्लेसमेंट -a/2। दूसरा वाला पार्टिकल कहीं यहाँ पर है -a/2 पर, ये -a/2 है। एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अगर ये इधर आ रहा है तो इसको किधर जाना पड़ेगा? इधर जाना पड़ेगा क्या? सही, ये वाला फर्स्ट पार्टिकल हो गया और ये सेकेंड पार्टिकल। इफ दे क्रॉस ईच अदर एट टाइम t, तो t की वैल्यू बतानी है कि वो दोनों कितने टाइम पर मीट करेंगे, क्रॉस करेंगे। इसका मतलब मीट करने की बात हो रही है। बहुत सारा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। सर्कल डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। सर्कल ड्रॉ करके इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दिया जाए क्या किया जाए। पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, ये सर्कल हो गई। अच्छा, मैं अच्छे से थोड़ा कलर चेंज कर लूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे आपको। ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद ध्यान देंगे, ये वाला क्या करते हैं हम लोग, ये अपने पास प्लस एम्पलीट्यूड हो गई, ये वाला माइनस एम्पलीट्यूड होता है, ये मीन पोजीशन और ये वाली भी मीन पोजीशन होती है। पार्टिकल है कहाँ कहाँ? एक यहाँ पर है पार्टिकल और एक यहाँ पर पार्टिकल है -a/2 पर। -a/2 पर इसका मतलब या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। यहाँ वाला पार्टिकल तो यही है और पार्टिकल किधर जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। इसका मतलब यही वाला पार्टिकल होगा जो कि मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसे मोशन की बात करते हैं हम लोग। तो इसकी एंगल की बात करेंगे तो ये लेंथ तो इसका रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल। ये वाली एंगल कितनी? ये वाली एंगल 60 डिग्री। टोटल एंगल कितना बनेगा यहाँ से यहाँ तक? ये हो जाएगा 90 प्लस 30 डिग्री। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है क्या? जो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी, ये फर्स्ट पार्टिकल हो गया, ये सेकेंड पार्टिकल हो गया। दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो दोनों सेम टाइम में सेम ही एंगल ट्रेवल करेंगे। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो हो गया वो कितना हो गया? 120 डिग्री। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 120 डिग्री। आगे ध्यान देंगे इसमें, आप इसमें किसी एक इंस्टेंट पर जब ये मीट करेंगे तो अपने वो कॉन्सेप्ट मालूम है कि ये 2 वाला मूव करे कहीं यहाँ आ जाएगा और फर्स्ट वाला मूव करे कहीं यहाँ आ जाएगा। दोनों सेम वर्टिकल लाइन पर अगर लाई करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों मीट कर गए। अगर सेम ही वर्टिकल लाइन पर 2 वाला कहीं यहाँ आ गया, 1 वाला कहीं यहाँ चला गया तो बोलेंगे कि सेम वर्टिकल। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस तो सेम अभी भी 120 ही होना चाहिए। दोनों सेम वर्टिकल लाइन पर तब आएंगे जब ये वाली एंगल 60 डिग्री हो जाएगी। सही है, ये 60 डिग्री और ये वाली भी 60 डिग्री हो गई। इसका मतलब 1 वाला कहाँ से कहाँ तक मूव करके आया? 1 से 1' मूव करके आया है ये। इसका मतलब कितना एंगल इसने ट्रेवलिंग की है? 60 डिग्री एंगल ट्रेवल की है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी है इसकी? ओमेगा है, तो ओमेगा इंटू टी क्या होना चाहिए? 60 डिग्री। इसका मतलब π/3। ओमेगा मालूम है, ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड ओमेगा की वैल्यू को हम लोग टाइम पीरियड के टर्म में लिख सकते हैं 2π/2 इंटू टी इक्वल टू π/3
पाई से पाई गायब हो जाएगा, टी की वैल्यू टी डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ सर, डी ऑप्शन है। टाइम कितने टाइम के बाद दोनों मीट करेंगे? वो टी बाई 6 टाइम के बाद दोनों मीट कर जाएंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये भी, सर्कल डायग्राम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। 4th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की जाएगी इस क्वेश्चन में। ध्यान दें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑप्शन से लग रहा है ऐसा डायरेक्टली ही। एक मास m दी गई है, इसको एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोला गया पहले ध्यान दिया जाए। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग ड्रॉ कर लिया हमने, एक मास को कनेक्ट कर दिया। इसको कितनी मास दी गई है? मास कैपिटल M दी गई है। ये एसएचएम कर रहा है जिसकी एम्पलीट्यूड a1 है। इसका मतलब ये अपने पोजीशन से कितना डिस्टेंस आगे जा रहा है? a1 डिस्टेंस आगे जा रहा है और a1 डिस्टेंस पीछे जा रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। सही है। When the mass m passes through its mean position, इसका मतलब ये एसएचएम जो कर रहा है ये इसकी मीन पोजीशन हो गई है O पॉइंट, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई अपने पास, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। ध्यान दें, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई O पॉइंट। ये a1 डिस्टेंस इधर आ रहा है और a1 डिस्टेंस इधर जा रहा है। ये प्लस ऑफ a1 हो गया, ये माइनस ऑफ a1 हो गया। जब ये पार्टिकल मूव करते हुए मीन पोजीशन पर पहुंचा था तो क्या किया? कैपिटल M था तो क्या किया गया? देन स्मॉलर मास m इज प्लेस्ड ओवर इट, इसके ऊपर एक और मास को प्लेस कर दिया, एक और मास को इसके ऊपर प्लेस कर दिया गया, m मास को वो उसके साथ स्टिक कर दिया। एंड देन बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर विथ एम्पलीट्यूड a2, दोनों जो मूव कर रहे हैं a2 एम्पलीट्यूड से मूव कर रहे हैं, तो अपने को रेशियो बतानी है a1 बाई a2। ध्यान दे, जब ये यहाँ पर आया होगा, जब ये मीन पोजीशन पर पहुँचेगा तो इसकी कितनी वेलोसिटी होगी? इस मीन पोजीशन पर वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसकी अगर ओमेगा है, ओमेगा 1 मान लिया जाए, तो इसके पास जो वेलोसिटी होगी ओमेगा 1 इंटू a1 होगी वेलोसिटी। कहीं या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मान लेता हूँ, तो इसके पास वेलोसिटी कुछ अलग आ जाएगी, v2 या v डैश, एम्पलीट्यूड a2 हो जाएगा और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 हो जाएगी। इस पोजीशन से इस पोजीशन तक क्या मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं हम लोग? अप्लाइंग मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। सिस्टम की बात करें, इस मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होती है? सब कंडीशन वगैरह आपको मालूम है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। पी इनिशियल क्या लिखेंगे? मास इसकी कैपिटल M, वेलोसिटी उसकी कितनी है? ओमेगा 1 इंटू a1 है। पी फाइनल लिखने जाएंगे, मास उसकी टोटल मास m प्लस m हो जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 हो गई और इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू a2 हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। हमें क्या फाइंड करना है? a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 लेकर के आते हैं कि a1 बाई a2 कितनी आ जाएगी। a1 बाई a2 सॉल्व करेंगे तो ये m प्लस m डिवाइडेड बाई m इंटू ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई ओमेगा 1 आएगी। क्या क्लियर है? a1 बाई a2 वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं पूछूं कि ओमेगा 1 क्या होगा, सिंस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है तो रूट ऑफ k बाई m हो जाएगी और ओमेगा 2 कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ k बाई टोटल मास ऑफ m प्लस m हो गई। अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज नहीं कर रहा है तो मास सिर्फ चेंज करेगा, तो ओमेगा के वैल्यू में सिर्फ मास पर डिपेंडेंट करेगी। क्लियर? डिपेंड करेगी। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो a1 बाई a2 कितनी आ जाएगी? वैल्यू पुट कर दो, m प्लस m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 करेंगे तो रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, डिवाइड किया इसको हमने तो k डिवाइडेड बाई कैपिटल M आ जाएगा। ये k से k गायब हो जाएगा, रूट m से रूट m गायब हो जाएगा, एक रूट m प्लस m से रूट m प्लस m गायब हो जाएगा, बचेगा m प्लस m डिवाइडेड बाई m का रूट मीन्स पावर 1 बाई 2। बचा क्या आंसर अपने पास? क्या आया? m प्लस m डिवाइडेड बाई कैपिटल M टू दी पावर 1 बाई 2। ये सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगी। क्या देख लो एक बार फिर से, कैलकुलेशन सही किया है क्या हमने? a1 बाई a2 फाइंड करना था अपने को, a1 बाई a2 कैलकुलेशन सही किया है क्या हमने? ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, ओमेगा 2 की वैल्यू उतनी आएगी, ओमेगा 1 की वैल्यू ये वाली आएगी। वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? ये m प्लस m बाई m, ओमेगा 2 रूट ऑफ k डिवाइड बाई m प्लस m, ओमेगा 1 m ऊपर चला जाएगा, बाई k कैंसिल आउट हो गया, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, रूट में टर्म बच जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन अपने पास आ जाएगी। कैलकुलेशन देख लेंगे एक बार आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5th नंबर क्वेश्चन। ध्यान दें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया किसी एसएचएम का,
किसी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अपने को मेंशन की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट की बात करनी है, ट्रू स्टेटमेंट की बात करनी है। फोर्स इज 0 एट टी इक्वल टू 3t/4, 3t/4 कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट जो काउंट करते हैं मीन पोजीशन से काउंट करते हैं हम लोग एसएचएम में, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से काउंट करते हैं। ये उसका मीन पोजीशन और पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब पार्टिकल यहीं पर है, और मीन पोजीशन इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसका मतलब नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0 इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। तो फोर्स जो होगा वो 0 होगा 3t/4 पर। ए ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू टी पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ध्यान दे कहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर है। पार्टिकल यहाँ का मतलब क्या, पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पर है, एम्पलीट्यूड पर है तो क्या एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, क्योंकि फोर्स मैक्सिमम लग रहा है। एम्पलीट्यूड पर पार्टिकल पहुंच गया तो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा k इंटू एक्स मैक्सिमम हो गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। सेकेंड वाला भी करेक्ट है। आगे बोला कि स्पीड इज मैक्सिमम एट टी इक्वल टू t/4। टी इक्वल टू t/4 कहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ पर। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई तो एक्सेलरेशन 0, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पर मीन पोजीशन पर वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, स्पीड मैक्सिमम होती है। थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है। आगे बोला गया कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल करना है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अगर करने जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ के की वैल्यू को m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, v मैक्सिमम, दोनों की वैल्यू को इक्वल करना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हाफ m कैंसल आउट हो जाएगी क्या, अच्छा गलत लिख दिया यहाँ पर गलत लिख दिया। वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा इंटू, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर भी कैंसल आउट हो जाएगी क्या, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस a/√2 आ जाएगी। यानी कि a/√2 जब होगा एक्स की वैल्यू, तब यानी कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, दोनों ही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाली इक्वल होगी। तो t इक्वल टू टी बाई, कहाँ पर बोला गया है, t इक्वल टू t/2, इसका मतलब यहाँ पर t/2 पर तो एम्पलीट्यूड है, t इक्वल टू t/2 पर तो एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड पर तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। इस पॉइंट पर ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ट्रू कौन कौन सा है, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी अपने पास आ जाएगी। क्लियर है क्या यहाँ तक कॉन्सेप्ट? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे। सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अपने को जेई में ही, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सबकी बात करते हैं हम लोग। ओके, तो आगे प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, ध्यान दे कि एक पार्टिकल जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। पेंडुलम दिया गया है। एसएचएम की बात करते, पेंडुलम की बात करते, पेंडुलम पहले ड्रॉ कर लिया जाए। इसी पेंडुलम की बात की जा रही है। ये पेंडुलम हो गई, ये इसकी मीन पोजीशन वाली लाइन हो जाएगी। पार्टिकल को डिस्प्लेस ऐसे किया गया होगा, ये इस तरह से ऑसिलेट कर रहा होगा, ये इस टाइप से ऑसिलेट कर रहा होगा। ये इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एम्पलीट्यूड में थीटा नॉट मान लेता हूँ कि ये थीटा नॉट रही होगी, या थीटा लिख देता हूँ, उसको थीटा नॉट ना लिख करके थीटा लिख देता हूँ। सही। एंड इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज k1। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर आएगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब आएगी जब ये पार्टिकल मोशन करते हुए, पेंडुलम मोशन करते हुए अपने मीन पोजीशन पर आएगी। सही है। तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 है, तो यही टोटल एनर्जी भी होगी, क्योंकि इस पोजीशन पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ऑसिलेशन की होगी वो 0 हो चुकी होगी, यही इसकी टोटल एनर्जी भी होगी। सही है। आगे क्या बोला गया है? एंड इट परफॉर्म इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज डबल। अच्छा, इसकी लेंथ L मान लेते हैं, तो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी k1 है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखने जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन होती है वह हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, v का मतलब a ओमेगा, ऐसा हम लोग लीनियर एसएचएम में लिखते थे, लेकिन ये एंगुलर एसएचएम है, तो एम्पलीट्यूड कितनी आएगी? ध्यान दो, तो एम्पलीट्यूड कितनी आएगी? ये वाली एम्पलीट्यूड है क्या? एम्पलीट्यूड है यही। तो a की वैल्यू को हम लिख सकते हैं L टाइम्स ऑफ थीटा, a इक्वल टू सर्कुलर आर्क जैसा बन रहा है, तो a इक्वल टू L टाइम्स ऑफ थीटा। L जो हो गया लेंथ हो गया इसकी,
वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली हाफ एम, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात, हाफ एम, ए की वैल्यू को एल थीटा तो एल स्क्वायर, थीटा नॉट ही लिख देता हूं, थीटा नॉट लिख देता हूं एम्पलीट्यूड, तो थीटा नॉट का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सही है। ओमेगा की बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम में ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा इक्वल टू टाइम पीरियड 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, तो ये जी बाई एल होती है टाइम ओमेगा की वैल्यू। ये भी पुट कर दिया जाए तो एम एल स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू को जी बाई एल पुट कर देंगे ओमेगा स्क्वायर, ये हाफ, एक एल से एक एल गायब हो जाएगी क्या। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू का इक्वेशन क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, एम जी बाई टू थीटा नॉट स्क्वायर इंटू एल, आया क्या बोला गया है। एंड इट परफॉर्म, अब उसकी लेंथ को डबल कर दिया गया और वो परफॉर्म कर रहा है एसएचएम अभी भी, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड के साथ। इसका मतलब थीटा नॉट अभी भी सेम है एज इन द फर्स्ट केस। इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू की बात की गई है दोनों ही केस में, इसलिए काइनेटिक एनर्जी k1 बाई k2 लिखने जाएंगे अगर हम लोग, k1 बाई k2, तो मास तो वही रहा, जी वही रहा, 2 वही रहा, थीटा नॉट वही रहा, क्योंकि एंगुलर पोजीशन एंगुलर एम्पलीट्यूड दोनों की सेम है, तो L1 बाई L2 हो जाएगी क्या, L1 तो L रहा, L2 की वैल्यू 2L कर दी गई है, तो ये 1 बाई 2 हो जाएगी। तो K2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 टाइम्स ऑफ K1 आ जाएगी, K2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ K1, ऑप्शन ए अपने पास आ जाएगी। क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें, नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान देंगे तो आप, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है जिसकी एम्पलीट्यूड ए दी गई है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस बना दिया हमने, एम्पलीट्यूड इसकी ए दी गई है, ठीक है, ये मीन पोजीशन हो गया अपने पास, इसकी एम्पलीट्यूड ए हो गई, माइनस ए प्लस ए हो गई अपने पास। When its potential energy equals kinetic energy, the position of the particle will be, kinetic energy और potential energy दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसा तो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी। इस केस में जो वैल्यू आ रही थी वो x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2 पर आ रही थी, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था हमने, यानी कि प्लस माइनस ए बाई रूट 2 पर आएगी x की वैल्यू, जहाँ पर दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। ऑप्शन सी आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, कैसे सॉल्व करें इसको हम लोग, यही ऑप्शन आएगा। क्लियर है क्या। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखें, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पर v जो होती है वो ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है, और पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मान लेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, और अपने को मालूम है कि ओमेगा इक्वल टू स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में रूट ऑफ के बाई एम होगी, तो के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं कि के की जो वैल्यू आएगी वो एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। ये सारी वैल्यू को पुट करेंगे, दोनों वैल्यू को इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू ए बाई रूट 2 पर दोनों एनर्जी इक्वल आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है, ठीक है, विथ अ टाइम पीरियड t, उसका टाइम पीरियड t है। ध्यान देंगे एसएचएम का टाइम पीरियड t है, आपको अगर याद होनी चाहिए कि अगर x का टाइम पीरियड t है तो वेलोसिटी का भी टाइम पीरियड t होगा, एक्सेलरेशन का भी टाइम पीरियड t होगा, काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी। अगर x ऐसा एसएचएम कर रहा है, x जो है ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव तो हो ही नहीं सकते, काइनेटिक एनर्जी 0 तक ही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी में जो वेरिएशन होगा वो कुछ कैसा होगा, x इक्वल 0 पर है पार्टिकल तो ये ऐसा वेरिएशन होगा, यानी कि अगर इसकी टाइम पीरियड t है तो इसकी टाइम पीरियड t बाई 2 ही होगी। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का भी टाइम पीरियड t बाई 2 होगा, और एनर्जी का टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी का टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा, वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। क्लियर। तो क्या बोला गया है, एट t इक्वल 0 इट इज एट इस पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पार्टिकल t इक्वल 0 पर कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पर है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर हो गया। इसका मतलब पार्टिकल के पास वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब जो ग्राफ t इक्वल 0 पर होना चाहिए वो मैक्सिमम से स्टार्ट होना चाहिए। ये दोनों ग्राफ नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये t इक्वल 0 पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को 0 रिप्रेजेंट कर रही है, यही दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब ध्यान देंगे इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की t बाई 2 होनी चाहिए, इसमें ध्यान दे तो टाइम पीरियड कितना है, ये टाइम पीरियड t हो गया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। इसकी टाइम पीरियड की बात करें, इसका टाइम पीरियड
T/2 है, तो यही ऑप्शन होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अपने को क्या बोला गया, एक वर्टिकल स्प्रिंग दी गई है, ठीक है, ये वर्टिकल स्प्रिंग हो गया। जो क्वेश्चन ने बोला, इसके ऊपर एक ब्लॉक को प्लेस कर दिया हमने, ब्लॉक की मास m रखी हुई है, स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ के रही होगी, जो कुछ कंप्रेस किया गया उसको रिलीज कर दिया गया है, और इसकी मोशन की जो इक्वेशन दी गई है y ऑफ t जो दी गई, इसकी मोशन की इक्वेशन जो है वो y नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ध्यान देंगे साइन स्क्वायर का फंक्शन है, साइन स्क्वायर का फंक्शन है, तो पहले तो ध्यान दे कि ये SHM करने वाला है, तो इसकी ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे, ओमेगा जो होगी, ओमेगा का मतलब ये वाला ओमेगा नहीं, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ध्यान दे, मैं ओमेगा डैश लिख देता हूँ। ओमेगा डैश क्या लिखेंगे, रूट ऑफ k डिवाइडेड बाई m टाइप का लिखेंगे। अपने को ओमेगा इसकी फाइंड करनी, ये वाली ओमेगा कितनी आएगी, किसके टर्म में, g और y नॉट के टर्म में, इसका मतलब g और y नॉट के टर्म में लाना पड़ेगा। सिंस SHM की जो इक्वेशन दी गई है y इक्वल टू, उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, y नॉट साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, ऐसा लिख सकता हूँ। अलग अलग कर दिया जाए, y इक्वल टू वाई नॉट बाई 2 माइनस ऑफ वाई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, सही है। इस वाले टर्म को इधर लेकर के आ जाता हूँ, y माइनस ऑफ वाई नॉट बाई 2, इसको लिख सकता हूँ वाई नॉट बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉस 180 प्लस थीटा जो होती है वो माइनस कॉस थीटा होती है, माइनस वाला टर्म आ जाएगा। तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो SHM कर रहा है वो y इक्वल टू 0 के अबाउट नहीं कर रहा है, y इक्वल टू वाई नॉट बाई 2 के अबाउट SHM कर रहा है। इसका मतलब y इक्वल टू वाई नॉट बाई 2 इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मीन पोजीशन है। क्लियर है, तो यानी कि हमें ये मालूम हो गया कि पार्टिकल विल परफॉर्म SHM about y इक्वल टू वाई नॉट बाई 2 के अबाउट वो SHM कर रहा है विथ एम्पलीट्यूड y नॉट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी 2 ओमेगा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ओमेगा का टर्म आ गया। ये एम्पलीट्यूड y नॉट बाई 2 हो गए, और ये y नॉट बाई 2 के अबाउट SHM कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी मीन पोजीशन मालूम हो गई। मीन पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब नेट फोर्स 0। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो स्प्रिंग का फोर्स और एक mg फोर्स। समझ में आ रहा है क्या, यानी कुछ इंस्टेंट पर kx और mg दोनों बैलेंस होना चाहिए। कि x की वैल्यू कितनी, वो y नॉट बाई 2 होनी चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन y नॉट बाई 2 पर आया हुआ है, इक्वल टू mg आ गया। तो कितनी आ जाएगी, देखो तो यहाँ से अपने को y नॉट के टर्म में लाना है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू पुट कर दी जाए, k कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 2mg बाई वाई नॉट हो गई। ओमेगा की बात करते हैं, ओमेगा कितना है यहाँ पर, ओमेगा डैश जो है वो 2 ओमेगा के इक्वल है, जो कि रूट ऑफ k डिवाइड बाई m के इक्वल होगा। k कितनी है इसकी, देखो तो रूट ऑफ k लिख दिया, k 2mg डिवाइड बाई वाई नॉट बाई m से m गायब हो गया। रूट ऑफ 2g बाई वाई नॉट किसकी वैल्यू होगी, 2 ओमेगा की। तो यहाँ से ओमेगा कितनी आ जाएगी, देखो तो रूट ऑफ 2g डिवाइड बाई वाई नॉट, और 2 से डिवाइड किया तो 4 अंदर में चला जाएगा। फाइनल आंसर कितनी आ जाएगी, g डिवाइड बाई 2 वाई नॉट, g डिवाइड बाई रूट ऑफ g डिवाइड बाई 2 वाई नॉट, रूट ऑफ g डिवाइड बाई 2 वाई नॉट, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन है क्या, रूट ऑफ g डिवाइड बाई 2 वाई नॉट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक ब्लॉक दिया गया है, जिसकी मास m दी गई, इसको अटैच किया गया एक मासलेस स्प्रिंग से। ठीक है, ये सिस्टम हो गई अपने पास। ये SHM परफॉर्म कर रहा है अपने मीन पोजीशन के अबाउट, इज परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड a। एम्पलीट्यूड a हो गया, ये माइनस हो गया, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ हाफ ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक ब्रेक्स ऑफ व्हेन इट इज पासिंग थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास कर रहा था ना, तो इसकी हाफ मास क्या हो गई, ब्रेक कर गई। यानी कि अब यहाँ पर मास कितना बचेगा, m/2। यहाँ पर कितनी मास थी, m मास थी। ओके,
तो जैसे ही मास हाफ हो गई, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन फॉर द रिमेनिंग सिस्टम बिकम्स एफ ए। इसके बाद एनर्जी यहाँ पर हाफ, मास हाफ हो गई, इसका मतलब एनर्जी कम हो गया होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज कर गई। सिंस अगर हम लोग बात करें इस पोजीशन पर ब्रेक करने से पहले, बिफोर ब्रेकिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही होगी उसके पास, जो भी टोटल एनर्जी होगी बिफोर ब्रेकिंग, ई टोटल जो होगी वो कितनी होगी, वह हाफ एम वी स्क्वायर, वी का मतलब ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सही है, एम्पलीट्यूड ए थी। आफ्टर ब्रेकिंग ध्यान देंगे ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो रूट ऑफ के बाई एम होती है, मास चेंज कर गया है, आफ्टर ब्रेकिंग एनर्जी टोटल कितनी हो गई, पहले जस्ट जैसे ही ब्रेक किया उसी इंस्टेंट पर ई टोटल की वैल्यू हाफ, एम की वैल्यू एम बाई टू, हाफ एम वी स्क्वायर, ए डैश लिख दिया, एम्पलीट्यूड कितनी हो गई, सिस्टम बिकम्स, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स एफ ए, तो एफ ए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सही है, हाफ एम, ओमेगा के वैल्यू को ओमेगा डैश लिख दिया। सही लिखा है क्या, देख लो एक बार देख लो अच्छे से। टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो गया, हाफ एनर्जी उसकी चली, सिंस 50% मास चला गया, यानी कि जब m मास था तो उसके पास एनर्जी कुछ E थी, तो उसकी 50% मास चली गई, इसका मतलब 50% एनर्जी लेकर चला गया, यानी कि ये वाली जो एनर्जी है इसको मैं ओमेगा ही लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ, ध्यान दो, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर टाइप का ओमेगा ए डैश स्क्वायर लिख देता हूँ, एनर्जी चाहे मैं ऐसा सोचता हूँ, चलो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ, समझेंगे इसको। तो मैं बोल रहा हूं कि m मास थी तो उसके पास एनर्जी कितनी थी, सिंस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आया हुआ तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं, सारी की सारी एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी ही है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसके पास वो टोटल मास m में है। जब वो दो पार्ट में ब्रेक हुआ तो m/2 मास चली गई, तो m/2 मास हाफ एनर्जी लेकर चला गया, m/2 मास हाफ एनर्जी लेकर के चला गया। तो अब काइनेटिक एनर्जी जो लिखने जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ब्रेकिंग कितना हो जाएगा, वो टोटल एनर्जी का हाफ हो जाएगा क्या, तो k/2 जो होगा वो हो जाएगा हाफ m/2 इंटू ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड ए डैश स्क्वायर ओमेगा डैश स्क्वायर। ऐसा करेंगे क्या, 2 गायब हो गया, वैल्यू पुट करूँ इसको, मैं वैल्यू पुट करूँ, k की वैल्यू कितनी थी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू m/2, एम्पलीट्यूड था एफ ए का होल स्क्वायर ओमेगा डैश स्क्वायर। सही, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो ये 2 भी गायब हो गया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट की थी, ये 2 भी गायब हो गया, m भी गायब हो गया, ए स्क्वायर भी गायब हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू को पुट करो, ओमेगा कितनी होगी, पहले ओमेगा कितनी थी, रूट ऑफ k/m, इसका मतलब k/m था, इक्वल्स टू एफ स्क्वायर, बाद में ओमेगा कितनी हो गई, रूट ऑफ k/m, इसका मतलब k डिवाइड बाई m/2, तो 2 ऊपर चला गया, उसका स्क्वायर, स्क्वायर नहीं ना, हो तो स्क्वायर करने के बाद क्योंकि ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ k/m थी, तो ये वाला गायब हो जाएगा क्या, देखो तो ये वाला गायब हो जाएगा क्या, k/m, तो एफ स्क्वायर कितनी हो गई 1/2, तो एफ कितना हो जाएगा 1/√2। ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, समझ में आया कि कॉन्सेप्ट, सिंस हाफ एनर्जी चली गई उसके पास, हाफ एनर्जी इसके पास बची हुई है। क्लियर, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर, आगे डिस्कस करते हैं तो इसी में हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन में ध्यान देंगे आप कि एक सिंपल पेंडुलम दिया गया जो जिसकी एयर में टाइम पीरियड उसकी टी है, तो टाइम पीरियड टी है, तो टी कितना है 2 पाई रूट ऑफ L/G को हम लोग टी लिख रहे हैं। ठीक है, द बॉब द पेंडुलम इज कम्प्लीटली इमर्ज इन ए नॉन विस्कस लिक्विड। ठीक है, इसको प्लेस कर दिया गया कहाँ पर, नॉन विस्कस लिक्विड में प्लेस कर दिया। ठीक है, यानी कोई भी लिक्विड का फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट होने वाला। तो क्या क्या एक्ट होने वाला है, एक तो टेंशन टी लगने वाला, इसको कि एफ लिख रहे हैं, mg लगने वाला इसका,
और एक बायोंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एफ ऑफ बी। तब हम लोग जी इफेक्टिव लिखने जाएंगे, जी इफेक्टिव कैलकुलेट करने जाएंगे तो जी इफेक्टिव कितनी हो जाएगी, हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जी इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं क्या, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू एफ हो गई और ये वाला एम जी हो गया, और बायोंसी फोर्स ऊपर लग रहा था उसको मैं नीचे लिख देता हूँ एफ ऑफ बी, और इसको कंपेयर कर देते हैं कि एफ इक्वल टू एम जी होनी चाहिए थी, टेंशन की वैल्यू एम जी होनी चाहिए थी, वहाँ से जी की इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, जी इफेक्टिव पर लिखता हूँ मैं एफ इक्वल टू कितना आया हुआ है एम जी माइनस बायोंसी फोर्स वी इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी, और बायोंसी फोर्स यहाँ से जो टेंशन फोर्स होनी चाहिए वो एम इंटू जी इफेक्टिव होनी चाहिए, एम क्यों लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी माइनस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, सही है। तो जी इफेक्टिव कैलकुलेट करने जाएं तो v इंटू सिग्मा इंटू जी माइनस वी इंटू रो इंटू जी डिवाइड बाई मास करेंगे तो वॉल्यूम इंटू सिग्मा हो जाएगी, वॉल्यूम कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, जी इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, देख सकते हैं आप जी इफेक्टिव जो हो जाएगी कितनी आ जाएगी, सिग्मा, ये v भी कैंसल आउट हो जाएगा, सिग्मा माइनस रो डिवाइड बाई सिग्मा इंटू जी, ये आ जाएगा, ये जी इफेक्टिव आ गई। तो क्या बोला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/16 ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि रो ऑफ लिक्विड जो है, रो की वैल्यू जो है वो 1/16 ऑफ सिग्मा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, जी इफेक्टिव कितनी आ जाएगी, सिग्मा से पहले डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया, माइनस रो बाई सिग्मा कितनी हो जाएगी, रो बाई सिग्मा कितनी हो जाएगी 1/16 हो जाएगी इंटू जी, तो ये कितनी आ जाएगी, जी बाई 15 जी बाई 16 आ गई क्या जी इफेक्टिव की वैल्यू। तो टाइम पीरियड इन लिक्विड फाइंड करने जाओगे, लिक्विड में टाइम पीरियड तो 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव लिखोगे, और जी इफेक्टिव इतना पुट करोगे 15 जी डिवाइड बाई 16 मतलब 16 ऊपर चला जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा, और रूट ऑफ 15 बचेगा क्या 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, और ये तो टाइम पीरियड पहले वाली है तो 4 बाई रूट 15 इंटू टाइम पीरियड टी हो जाएगी। लिक्विड में जब उसको प्लेस करेंगे तो उसकी टाइम पीरियड की वैल्यू 4 बाई रूट 15 इंटू टी हो जाएगी। कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया है क्या, 4t बाई रूट 15, सी ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, क्लियर है, ऐसे सॉल्व किया है हमने। अब टॉर्क वाली मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से भी सोच सकते हैं। जेई में ये प्रॉब्लम आ चुकी है, पिछला वाला क्वेश्चन भी जेई में आ चुका था, दो लाइट स्ट्रिंग दी गई है अपने को, ध्यान देंगे यहाँ पर। अच्छा ये ऑप्शन यहीं पर प्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन यहीं पर प्रिंट हो गया है, ये ऑप्शन यहीं पर आ गया है। सिचुएशन क्या दी गई मैं बोल देता हूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट के दी गई है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दी गई है अपने को, ये रॉड दिया गया, इस रॉड को डिस्प्लेस किया गया, स्लाइटली रिलीज कर दिया गया, तो ये एसएचएम परफॉर्म करने लग रहा है, तो फाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग ऑसिलेशन। जब इसको डिस्प्लेस करेंगे, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ध्यान देंगे। इसको जैसे ही हमने यहाँ से डिस्प्लेस किया, जैसे ही हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, ये रॉड दिया गया था अपने को, इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, ये इसका हिंज पॉइंट था, तो इसको डिस्प्लेस किया। अगर हमने मान लेते हैं कि इस रॉड की पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक कर दिया, हमने रॉड की पोजीशन को चेंज करके यहाँ से यहाँ लेकर के आ गए, ये रॉड की पोजीशन हो गई। अब ये रॉड की पोजीशन हो गई, अभी वाली जो रॉड की पोजीशन हो गई ऐसी हो गई रॉड की पोजीशन, सही। तो रॉड की पोजीशन यहाँ पर आ गई, तो स्प्रिंग इसमें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया हमने, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो L/2 थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये लेंथ L/2 है। तो स्प्रिंग का फोर्स इसके ऊपर लगेगा K इंटू एक्स, जहाँ पर x जो है वो L/2 थीटा है, वैसे ही स्प्रिंग का फोर्स इसके ऊपर भी लगेगा K इंटू एक्स, स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ है। तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इसके अबाउट लिख सकते हैं हम लोग, टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट इक्वल टू आई हिंज इंटू अल्फा लिखेंगे क्या। टॉर्क की वैल्यू बताओ मेरे को, कितना लिखूँ मैं, टॉर्क कितना लिखूंगा, देखो तो kx का एक जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसका टॉर्क आएगा kx, उसका फोर्स हो गया, और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 कॉस थीटा हो जाएगी, ये वाली लेंथ है L/2 कॉस थीटा, सिर्फ L/2 भी लिख सकते थे आप, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही स्मॉल है। ये टॉर्क की डायरेक्शन में ये वर्टिकली अपवर्ड, और इसका भी टॉर्क वर्टिकली अपवर्ड, दोनों टॉर्क को ऐड कर दो क्या, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
सही है। इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12 होती है इंटू अल्फा। ध्यान देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने प्रोवाइड की हुई है वो प्रोवाइड की हुई है हमने क्लॉकवाइज और टॉर्क आई हुई है एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एक माइनस साइन लिखना पड़ेगा। तो माइनस ये 2 से 2 गायब हो गया, तो माइनस ऑफ के एक्स की वैल्यू कितनी L/2 थीटा, और थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ये 1 कर दिया मैंने, इक्वल टू ml²/12। सिंस मालूम है कि थीटा स्मॉल होती है तो कॉस थीटा 1 के इक्वल होती है और साइन थीटा थीटा के इक्वल होती है। क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एक एल गायब हो जाएगा क्या, अच्छा एक एल और है, x की वैल्यू एक एल और है, L² हो जाएगा, ये L² ही गायब कर देगा, ये 2 से ये 6 गायब हो जाएगा, बचेगा क्या अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ 6k थीटा डिवाइड बाई m। तो ये वाली ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ 6k/m हो जाएगी। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगी वो 2π/ओमेगा 2π√m/6k। तो अपने को एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड, अपने को फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करनी है, तो 1/t हो जाएगा, तो 1/2π√6k डिवाइडेड बाई m आ जाएगी, ये ऑप्शन आ जाएगा 1/2π√6k डिवाइडेड बाई m। देखे तो कोई ऑप्शन है क्या, 1/2π√6k डिवाइडेड बाई m। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, सिंपल सा प्रॉब्लम था ये भी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन दी गई, ओके यहाँ पर इक्वेशन में चेंज करेंगे आप, ये इक्वेशन जो दी गई है अपने को ये ऐसी दी गई है, y इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5 × sin of 3πt प्लस ऑफ √3 टाइम्स ऑफ cos 3πt, ऐसा दिया गया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान देंगे, सेंटीमीटर में y दी गई है अपने को, ये वाला टर्म नहीं है, यहाँ पर ये वाला टर्म आएगा, सही है। तो अपने को फाइंड करनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम की बात की गई है, तो अपने को एम्पलीट्यूड फाइंड करनी है और टाइम पीरियड ऑफ मोशन बतानी है। तो पहले इसका इक्वेशन लिख लिया जाए हम लोग, उसको ब्रेक करके लिख लेते हैं पहले। तो y इक्वल टू 5 दिया गया अपने को, 5 इसको लिख सकता हूँ, ध्यान दे यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितनी है 1 है और यहाँ पर √3 है, तो एक ट्रायंगल बना सकते हैं ये 1 और √3 का, जिससे ये वाली वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू कितनी है tan थीटा, ये 30 डिग्री है। लिख सकता हूँ क्या इसको मैं, 5 ऑफ 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 साइन ऑफ 3πt लिख दिया प्लस ऑफ √3/2 कॉस ऑफ 3πt लिख दिया, 2 से डिवाइड किया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, आगे सॉल्व करो तो 5 × 2 10 हो गया, साइन 1/2 है तो साइन कॉस में लिख देता हूँ, इसको कॉस लिख देता हूँ, 1/2 कितनी आ जाएगी, 1/2 कितनी आ जाएगी, 1/2 कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री में लिख दो क्या, 60 डिग्री, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री हो गई इंटू साइन ऑफ 3πt। अच्छा 60 डिग्री को मैं चेंज कर दूं, π/3 लिख दूं, प्लस ऑफ √3/2 साइन 60 डिग्री साइन π/3 इंटू कॉस ऑफ 3πt। सही है, सुपरपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम की बात हो रही है, तो 10 इसको लिख सकता हूँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी लिख सकता हूँ मैं, तो साइन ऑफ 3πt प्लस ऑफ π/3 है। अगर कंपेयर किया जाए इसको ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ अल्फा से, तो बता सकते हैं क्या अपने को एम्पलीट्यूड कितनी आ जाएगी, एम्पलीट्यूड आ गई 10 सेंटीमीटर, और ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड, टाइम पीरियड फाइंड करनी है, तो ओमेगा कितना आ गया सॉल्व करने पर, यहाँ से देखो ओमेगा कितनी आ जाएगी 3π, और ओमेगा को लिख सकते हैं क्या कि 2π/t होती है, तो t कितना आ जाएगा 2/3 सेकेंड, 2/3 सेकेंड, 10 सेंटीमीटर और 2/3 सेकेंड, ए ऑप्शन अपने पास आ जाएगी। 10 सेकेंड दिया गया और 2/3 सेकेंड दिया गया, टाइम पीरियड सही लिखा है क्या 2/3 सेकेंड। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दो, नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दो, क्या बोला गया है, एक पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है, तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो इसकी इक्वेशन जो होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी टाइप का, सही है, 5 भी लिख सकते हैं आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को ध्यान दिया जाए, एंड इज लोकेटेड एट x इक्वल टू ए बी एंड सी एट टाइम्स t0, 2t0 और 3t0। लेकिन जब टाइम सिंप्लीफाई करना है अपने को, इसलिए मैंने सिंपल सा इक्वेशन लिखा हुआ है,
जब x की वैल्यू a है तो वो टाइम कितना हो रहा है, टी नॉट टाइम हो रहा है, तो साइन ओमेगा टी नॉट। ध्यान दे ऑप्शन में दिया गया है कॉस इनवर्स दिया गया है, सही है। आगे बोला गया कि जब टाइम के लिए 2t नॉट है तो कहां पर है वो b, साइन 2 ओमेगा टी नॉट हो जाएगी ये, और पोजीशन की वैल्यू जब c है तो a साइन ऑफ 3 ओमेगा टी नॉट। ध्यान देंगे b में 2 ओमेगा टी नॉट है, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो साइन c प्लस साइन d या साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, उसमें 2 ओमेगा टी नॉट जैसा टर्म आ सकता है। तो मैं लिख सकता हूं कि a प्लस सी क्या होगी, a प्लस सी करेंगे तो a कॉमन ले लिया मैंने, साइन ऑफ 3 ओमेगा टी नॉट प्लस ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी नॉट। ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला लिख दूं तो 2 साइन आएगा, 2 का टर्म आएगा यहाँ पर, 2 साइन a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा देखो तो 2 ओमेगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2, तो 2 ओमेगा टी नॉट हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी बाई 2, a माइनस बी करेंगे तो ओमेगा टी नॉट बचेगा, ऐसा बचेगा अपने पास। कैसे अप्लाई किया, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला याद है क्या, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये साइन नहीं ये वाला कॉस होगा, इंटू कॉस हो जाएगा, सही है। साइन c प्लस साइन d, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 आ जाएगी, सही है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया देखो, ये 2a साइन ऑफ ओमेगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी नॉट, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी नॉट कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी नॉट b बाई ए, तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी नॉट b बाई ए कर दिया, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा। क्यों ऐसा लिखा मैंने, ताकि अपने को कॉस इनवर्स का फंक्शन आ जाए, ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने को लाना क्या है, क्या लाना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि ओमेगा मालूम हो जाएगी तो क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मालूम हो जाएगी। ये आ गया a प्लस सी डिवाइड बाई 2b इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी नॉट, तो यहां से ओमेगा टी नॉट आ गई, कॉस इनवर्स a प्लस सी डिवाइड बाई 2b, a प्लस सी डिवाइड बाई 2b कहाँ कहाँ आ रहा है, a प्लस सी डिवाइड बाई 2b इसी ऑप्शन में आ रहा है और किसी में तो है ही नहीं। तो ओमेगा आ गई अपने पास 1 बाई टी नॉट कॉस इनवर्स a प्लस सी डिवाइड बाई 2b। अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होती थी, तो ओमेगा बाई 2 पाई कर देता हूँ, यानी कि जो भी ओमेगा ई है उसको 1 बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 बाई 2 पाई टी नॉट कॉस ऑफ इनवर्स a प्लस सी डिवाइड बाई 2b। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू सॉल्व करनी थी, अपने को सारी वैल्यू दी गई थी, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई के एग्जाम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 पाई टी नॉट कॉस इनवर्स ऑफ a प्लस सी डिवाइड बाई 2b। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर दिया गया। किसी भी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो इक्वेशन होती है वह x इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाई 2m इंटू कॉस ऑफ, या साइन भी लिख सकते हैं, उसको साइन ही मैं लिख देता हूं, साइन ऑफ ओमेगा डैम्प्ड इंटू टी प्लस ऑफ फाई के इक्वल होती है, जहां पर ओमेगा डैम्प्ड जो होती है वो इक्वल टू होती है k बाई एम माइनस बी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। सही, ये वाली इक्वेशन होती है। क्लियर। बोला गया है अपने को कि ये फंक्शन साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है, वो ये वाला साइन भी हो सकता है, ये कॉस भी हो सकता है। ध्यान दें कि इसकी एम्पलीट्यूड वेरिएबल होगी, ये वाली एम्पलीट्यूड होगी, एक्स जैसे जैसे टाइम वेरी करता जाएगा इसकी एम्पलीट्यूड वेरी करती जाएगी। तो बोला गया कि टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में कितनी एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड एट इनिशियल एम्पलीट्यूड कितनी है, इनिशियल एम्पलीट्यूड। इनिशियल एम्पलीट्यूड का मतलब ए नॉट की मैं बात कर रहा हूं, कितना ए नॉट है, देखे टी की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, टी की वैल्यू 0 हो जाएगी ये, तो टी 0 हो गया, तो ई टू द पावर 0 हो गया, 1 हो गया, क्या ये 0 हो गया, तो सिर्फ कॉस फाई बचेगा। क्या आपने को क्या पूछा कि टाइम टेकन फॉर इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है ये तो वाइब्रेशन कर रहा है, एम्पलीट्यूड तो सिर्फ यही वाला टर्म है ना, तो ए नॉट की वैल्यू यहाँ पर ये कॉस फाई का टर्म भी नहीं आएगा, ए नॉट की वैल्यू जो आएगी एम्पलीट्यूड, ऐसा मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो, ऐसा लिखता हूँ,
एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड की जगह पर कितना है वो e⁻⁻0.1t है, यही एम्पलीट्यूड की जगह पर है। क्लियर। तो एट t इक्वल टू 0 एम्पलीट्यूड कितना है 1 के इक्वल है, t की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। एट t इक्वल टू t, एट t इक्वल टू t एम्पलीट्यूड कितना हो जाना चाहिए, इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाना चाहिए, इसका मतलब 1/2 हो जाना चाहिए। तो वैल्यू पुट कर देते हैं e⁻⁻0.1t इक्वल टू 1/2। एलसी इसको हम लोग लॉग काउंट कर लेते हैं बेस ई के साथ, तो -0.1t इक्वल टू -ln2 हो जाएगी, माइनस और माइनस गायब हो जाएगी, t इक्वल टू 10 ln2 हो जाएगा, और ln2 जो होती है वो 0.693 होती है, तो 10 इंटू 0.693 ये वैल्यू जो आ जाएगी 6.93 सेकेंड। अप्रॉक्स वैल्यू की बात की गई है कि इनिशियल वैल्यू इज क्लोज टू, तो किसके क्लोज में आ गई वैल्यू 7 सेकेंड। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगी। तो सॉल्व करना बहुत ही इजी है अपने पास कि किस तरह से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करें। अगर अपने कोई क्वेश्चन मालूम है किस तरह से एम्पलीट्यूड वेरी करता है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वेव्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो आए हुए हैं वो जेई के ही क्वेश्चन लिए गए हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं या जो आ चुके हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी है अपने को आने की, जिस टाइप के कॉन्सेप्ट की, उसी टाइप के कॉन्सेप्ट फॉलो किए जा रहे हैं सिर्फ। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। जय भारत।